आदमी ने ताजा गोबर की एक मुट्ठी उठाई और उसे लालच भरी गहरी सांस के साथ सूंघा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी बदबू पर्याप्त तेज है तो उसने बिना एक पल गंवाए सारा गोबर अपने चेहरे पर मल लिया। उसके आसपास खड़े कबीले के लोग भी उसे देखकर वैसा ही करने लगे। हालांकि कुछ ही देर में उनके पूरे शरीर से भयानक दुर्गंध आने लगी, लेकिन उनकी आंखों में केवल शिकार से पहले का उत्साह और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद वे घात लगाए बैठे चीते की तरह अपने शरीर को जमीन से सटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे सावधानी से अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। सामने फैले घास के मैदान में सैकड़ों जंगली याक बेफिक्र होकर घास चर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अचानक आदमी ने एक जोरदार चीख लगाई जिसने वीराने की शांति को चकनाचूर कर दिया। उसके साथ ही कबीले के सभी लोग भी एक साथ चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। याकों का पूरा झुंड घबरा गया और सबसे आगे दौड़ रहे याक के पीछे पीछे जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन एक बार अगर ये अनुभवी शिकारी किसी शिकार के पीछे पड़ जाते तो उसके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। शिकारियों ने पूरी ताकत लगाकर अपने भाले एक के बाद एक फेंकने शुरू कर दिए। भाले सीधे जाकर याकों के झुंड के सामने गिरते, जिससे डरकर वे अपना रास्ता बदल लेते। जान बचाने की कोशिश में भाग रहे याकों को यह बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि उनके सामने एक बेहद गहरी खाई थी। आगे दौड़ रहे याक अपने कदम नहीं रोक पाए और एक के बाद एक सीधे खाई में गिरने लगे। पीछे वाले याकों ने किसी तरह खुद को रोक लिया, लेकिन अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गिर जाने के कारण वे स्वाभाविक रूप से मुड़कर शिकारियों का सामना करने लगे। तभी एक विशाल याक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने शिकारियों की भीड़ में सबसे दुबले पतले किशोर लड़के को निशाना बनाया और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ा। उधर लड़के के पिता ने जैसे ही अपने बेटे को खतरे में देखा, वह जोर से गरजा और अपना भाला याक की तरफ फेंक दिया। भाला याक के शरीर में धंस गया, लेकिन इससे उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ सीधे लड़के तक पहुंच गया। खाई के किनारे पहुंचते ही पिता ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और लड़के को हवा में उछाल दिया। सौभाग्य से लड़का उड़ते हुए एक चट्टान के किनारे को पकड़ने में कामयाब हो गया और सीधे नीचे गिरने से बच गया। लेकिन उसका शरीर लगातार चट्टानों से टकराता हुआ नीचे की ओर लुढ़कता चला गया। आखिरकार एक पत्थर के उभरे हुए मंच जैसी जगह ने उसे रोक लिया। उसका पूरा शरीर घायल हो चुका था और वह वहीं बेहोश हो गया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर पिता घबराकर उसे बचाने के लिए नीचे उतरने लगा, लेकिन कबीले के लोगों ने उसे पकड़कर रोक लिया। वह केवल लड़के का पिता ही नहीं था, बल्कि पूरे कबीले का मुखिया भी था। सभी लोगों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बाद में वे सभी खाई के नीचे पहुंचे और समय बर्बाद किए बिना मरे हुए याकों के शवों को काटने और इकट्ठा करने लगे। ये शिकार ही पूरे कबीले की सबसे कीमती संपत्ति थे और उन्हीं के सहारे उनका जीवन चलता था। काम खत्म होने के बाद सभी लोग खाई के नीचे बैठ गए और उम्मीद करने लगे कि शायद लड़का होश में आ जाए, लेकिन पूरी रात बीत गई और लड़के ने जरा भी हरकत नहीं की। धीरे धीरे सभी को विश्वास हो गया कि शायद वह अब कभी नहीं जागेगा। पिता को भी आखिरकार इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। सर्दियां आने वाली थीं और भारी बर्फबारी शुरू होने से पहले उन्हें हर हाल में अपने कबीले तक लौटना था। टूटे हुए दिल के साथ उसने अपने बेटे की याद में पत्थरों का एक स्मारक बनाया और फिर अपने लोगों के साथ वापस चल पड़ा। लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद एक गिद्ध उड़ता हुआ नीचे उतरा और लड़के के पास आकर बैठ गया। उसने इस ताजा शिकार को देखा और तुरंत उसकी देह को नोचने के लिए अपनी चोंच बढ़ा दी। गिद्ध की चोंच लगते ही लड़के को होश आ गया। उसने घबराकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। वहां कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। अब उसके पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने घायल शरीर को घसीटते हुए उसने धीरे धीरे खाई से नीचे उतरने की कोशिश शुरू की। वह चट्टानों की दरारों को मजबूती से पकड़ता और बेहद सावधानी से नीचे बढ़ता जाता, लेकिन खाई की दीवारें इतनी चिकनी थीं कि कहीं भी पैर टिकाने की जगह नहीं मिल रही थी। अचानक उसका हाथ फिसल गया और वह लगभग दोबारा खाई में गिर ही पड़ा। उसने किसी तरह पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाल लिया। अब वह एक भयानक स्थिति में फंस चुका था। उसके पास न ऊपर चढ़ने की ताकत बची थी और न ही नीचे उतरने का कोई रास्ता। वह बीच हवा में लटका हुआ था और धीरे धीरे मौत उसकी ओर बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण चट्टानें और भी फिसलन भरी हो गईं। उसकी स्थिति हर पल और खतरनाक होती जा रही थी। लड़का समझ गया कि अगर वह इसी तरह लटका रहा तो देर सबेर उसकी मौत निश्चित है। उसने नीचे उफनती नदी की ओर देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। चुपचाप प्रार्थना करने के बाद उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और सीधे नीचे छलांग लगा दी। किस्मत उसके साथ थी। भयंकर बारिश के बाद भी वह चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया। हालांकि उसका दायां पैर बुरी तरह टूट चुका था और वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वह दांत भींचकर पूरी ताकत से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कीचड़ भरे गंदे पानी से भरे गड्ढे को देखकर उसने बिना झिझक उसमें से पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी ताकत लौटने के बाद
उसने अपने घायल पैर की जांच की। उसका पूरा पैर सूजकर गहरे बैंगनी रंग का हो चुका था। उसने तुरंत कुछ पत्थर लाकर पैर को उनके बीच फंसाया, फिर दर्द सहते हुए हड्डी को सीधा करने की कोशिश की। इसके बाद उसने कुछ लकड़ियां ढूंढी और उन्हें अपने टखने के दोनों ओर बांधकर अस्थायी सहारा बना लिया। अब वह केवल बहुत धीरे धीरे चल सकता था, लेकिन कम से कम उसके भीतर जीने की एक उम्मीद फिर से जाग उठी थी। वह लंगड़ाता हुआ न जाने कितनी देर तक चलता रहा और आखिरकार वापस खाई के ऊपर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। ऊपर अब कोई नहीं था। उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि उसने वहां अपने पिता द्वारा बनाया गया पत्थरों का स्मारक देखा। वह समझ गया कि सभी लोग उसे मृत मान चुके हैं। एक ही पल में उसकी बची हुई सारी आशाएं बिखर गईं। वह टूटकर रो पड़ा और गुस्से में उस पत्थर के स्मारक को तोड़ने लगा जो उसकी मौत का प्रतीक बन चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला था। इस विशाल और निर्दयी जंगल में वह आखिर कैसे जिंदा रहेगा? तभी अचानक दूर से भेड़ियों की डरावनी हुआ हुआ सुनाई दी। वह घबरा कर तुरंत उठ बैठा। पता नहीं कब कई जंगली भेड़िए उसके सामने आ चुके थे। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन घायल पैर के साथ वह भेड़ियों से कैसे बच सकता था? वह किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि एक भेड़िया झपट कर आया और उसके पैर में बंधी खाल को दांतों से पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। जान बचाने के लिए लड़के ने तुरंत अपनी छुरी निकाली और अंधाधुंध भेड़िए पर वार करने लगा। किसी तरह उसे मौका मिल गया और वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। फिलहाल उसकी जान बच गई थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वे पेड़ के नीचे डेरा डालकर बैठे रहे और हर समय उसके नीचे गिरने का इंतजार करने लगे। इस तरह लड़का और भेड़ियों का झुंड पूरी रात एक दूसरे का सामना करते रहे। डर और बेचैनी में उसने किसी तरह रात काटी। अगली सुबह आखिरकार अधिकांश भेड़िए वहां से चले गए। केवल वही घायल ग्रे भेड़िया बचा था जिसे लड़के ने छुरी से घायल कर दिया था। लड़के ने अपनी छुरी को एक लकड़ी के डंडे से बांध लिया और आगे की तैयारी करने लगा। घायल भेड़िए को देखकर लड़के ने उसकी पीड़ा समाप्त करने का फैसला किया। वह अपने भालेनुमा डंडे के साथ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा वह ग्रे भेड़िया लगातार कराहने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दया की याचना दिखाई दे रही थी। लड़का आखिरकार दिल का बहुत नरम था। उसका मन बदल गया। इतना ही नहीं, उसने उस भेड़िए को मारने के बजाय उसकी जान बचाने का निर्णय ले लिया। लेकिन लड़के की भलाई को समझने के बजाय भेड़िए ने तुरंत अपने दांत दिखा दिए और गुर्राने लगा। मजबूर होकर लड़के ने एक रस्सी निकाली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सही मौका मिलते ही उसने भेड़िए के मुंह को मजबूती से बांध दिया ताकि वह काट न सके। इसके बाद उसने घायल भेड़िए को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे आगे चल पड़ा। उसी क्षण से एक इंसान और एक भेड़िए की किस्मत हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गई। अगली सुबह लड़का गुफा के अंदर जागा। रात में किसी समय भेड़िया अपने बंधन से आजाद हो चुका था। लड़का सावधानी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, भेड़िए ने फिर अपने दांत दिखाकर चेतावनी दी। काफी इशारों और कोशिशों के बाद लड़का किसी तरह उसे समझाने में सफल हुआ कि वह उसे पानी पिलाना चाहता है। भेड़िए का व्यवहार थोड़ा नरम तो हुआ, लेकिन लड़का अभी भी सतर्क था। उसका विश्वास जीतने के लिए वह अपने शरीर को जितना हो सके नीचे रखता ताकि दोनों लगभग एक ही स्तर पर दिखाई दें। यहीं से उनकी दोस्ती की पहली नींव रखी गई। अगले कुछ दिनों तक लड़का पूरी लगन से भेड़िए का इलाज करता रहा। बड़ी मेहनत के बाद उसने कुछ कीड़े मकोड़े और घाव साफ करने वाले कीड़े ढूंढे। अपने कबीले के बुजुर्गों से सीखी हुई विधि के अनुसार उसने उन कीड़ों को धीरे धीरे भेड़िए के घावों पर रखा ताकि वे सड़े हुए मांस को खाकर घाव को साफ कर सकें। बाकी बचे कीड़े उसने भेड़िए के सामने रख दिए ताकि वह उन्हें खाकर कुछ ताकत जुटा सके। लेकिन इतने से उसका पेट भरने वाला नहीं था। भेड़िए को जल्दी स्वस्थ करने के लिए लड़के को शिकार करना ही पड़ा। उसके सामने एक जंगली खरगोश था। हालांकि यह उसकी जिंदगी का पहला शिकार था। एक जीव की जान लेना उसके लिए आसान नहीं था। उसके भीतर दया और जीवित रहने की इच्छा के बीच संघर्ष छिड़ गया, लेकिन आखिरकार जीने की चाह ने दया पर जीत हासिल कर ली। उसने पत्थर उठाया और कठोर मन से खरगोश का शिकार कर लिया। उधर भेड़िया कई दिनों से भूखा था। जैसे ही उसे ताजे मांस की गंध आई, वह बेचैन हो उठा। लड़के ने जानबूझकर कच्चे मांस का एक टुकड़ा उठाकर दांतों से फाड़ा और बेहद आक्रामक अंदाज में उसे खाने लगा। वह भेड़िए को यह दिखाना चाहता था कि यहाँ असली नेता कौन है। उसका यह व्यवहार देखकर भेड़िया सचमुच दब गया। उसने सिर झुका लिया और लड़के की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की। उसी पल दोनों के रिश्ते में एक नया बदलाव आ गया। भेड़िए को अपने प्रभुत्व का एहसास कराने के बाद लड़के ने आग जलाई और थोड़ी देर में स्वादिष्ट भुना हुआ खरगोश तैयार हो गया। भेड़िया एक तरफ बैठा बेचैनी से उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में विनती साफ दिखाई दे रही थी। लड़के ने सख्त स्वर में कहा कि अगर उसे मांस खाना है तो पहले उसे उसकी बात माननी होगी और उसके सामने सिर झुकाना होगा। हैरानी की बात यह थी कि भेड़िए ने सचमुच अपना सिर झुका दिया। लड़का संतुष्ट हो गया और उसने खरगोश के मांस का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन वह छोटा सा टुकड़ा भेड़िए के लिए नाकाफी था। उसने उसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया और फिर किसी पालतू कुत्ते की तरह जीभ निकालकर
उम्मीद भरी निगाहों से लड़के को देखने लगा। धीरे धीरे लड़के के पैर का घाव भी लगभग ठीक हो गया। उसने अपना सामान समेटा और घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। इन दिनों के दौरान भेड़िया उससे इतना जुड़ चुका था कि जब लड़का जाने लगा तो उसने उसका स्कार्फ दांतों से पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं लिया। काफी कोशिशों के बाद लड़के ने स्कार्फ छुड़ाया। वह उसे डांटने ही वाला था कि भेड़िए ने ऐसी मासूम और उदास शक्ल बना ली कि उसका गुस्सा गायब हो गया। लड़के ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे दोनों अलग अलग प्रजातियों से हैं। वह किसी भेड़िए को अपने साथ नहीं रख सकता। अब उसका घाव भी लगभग ठीक हो चुका है और उसे अपने झुंड के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन भेड़िया जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। वह वहीं बैठा रहा और हिलने तक को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार लड़का हार गया और अकेला ही अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भेड़िया लगातार उसके पीछे पीछे आ रहा है। पूरा दिन बीत गया और वह उसका पीछा करता रहा। आखिर लड़के ने रुककर उसे डांटा और वापस जाने को कहा। लेकिन जैसे ही लड़का मुड़कर आगे बढ़ता, भेड़िया फिर उठकर उसके पीछे चल पड़ता। झुंझलाकर लड़के ने जमीन से एक डंडा उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। मगर भेड़िए ने इसे डांट नहीं समझा। उसे लगा कि लड़का उसके साथ खेल रहा है। वह दौड़ कर गया, डंडा मुंह में उठाया और खुशी खुशी उसे वापस लड़के के पास ले आया। शायद इतिहास का पहला पालतू कुत्ता इसी तरह पैदा हुआ था। लड़के ने उसका नाम रखा अल्फा। उसके बाद दोनों हमेशा साथ रहने लगे। शिकार के समय अल्फा जानवरों को दौड़ाकर सही दिशा में भगाता और लड़का सही अवसर देखकर अंतिम वार करता। समय के साथ उनकी समझ और तालमेल अद्भुत हो गया। रात में अल्फा चुपचाप उसके पास आकर सो जाता और सुबह अपनी जीभ से उसका चेहरा छाटकर उसे जगाता। धीरे धीरे लड़का भी उसकी संगत का आदी हो गया। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते कड़ाके की सर्दियां आ गईं। एक रात एक काला भेड़िया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। लड़का तुरंत सतर्क हो गया और अपना हथियार कसकर पकड़ लिया। लेकिन अल्फा बिना किसी डर के उस काले भेड़िए की ओर बढ़ा। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचकर बेहद आत्मीय व्यवहार करने लगे। ये साफ था कि वह काला भेड़िया अल्फा की साथी थी। वह उसे वापस अपने झुंड में ले जाने आई थी। कुछ देर बाद वह काली भेड़िया दूर भागने लगी। अल्फा भी उसके पीछे जाने वाला था। लेकिन अचानक उसने मुड़कर लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों में बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। लड़के का दिल भी भारी हो गया। वह जानता था कि जंगल और भेड़ियों का झुंड ही अल्फा का असली घर है। कुछ देर तक अल्फा दुविधा में खड़ा रहा और फिर आखिरकार अपने झुंड के साथ चला गया। अल्फा के जाने के बाद लड़का बेहद अकेला महसूस करने लगा। रातों को भी उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। जल्दी जल्दी सफर करते समय उसे बर्फ के नीचे छिपी दरार दिखाई नहीं दी। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे बर्फीली झील में जा गिरा। हड्डियां जमा देने वाला ठंडा पानी उसके पूरे शरीर को सुन्न करने लगा। उसके हाथ पैर अकड़ गए और उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक उसे ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह अल्फा था। अल्फा आखिरकार अपने झुंड को छोड़कर वापस लौट आया था। सबसे कठिन घड़ी में वह अपने दोस्त को बचाने के लिए फिर उसके पास आ गया। अल्फा ने पूरी ताकत लगाकर लड़के को बर्फीली झील से बाहर खींच लिया। जान बचने के बाद लड़के ने तुरंत अपने भीगे हुए कपड़े उतारे, आग जलाई और ठंड से कांप रहे अल्फा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों आग के पास बैठे रहे। एक बार फिर उन्होंने मौत को मात दे दी थी। उस दिन के बाद अल्फा ने लड़के को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। बर्फीले तूफान इतने भयानक हो चुके थे कि कई दिनों से उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। भूख से उनकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी लड़के को बर्फ पर इंसानी पैरों के निशान दिखाई दिए। वह उत्साहित होकर उन निशानों का पीछा करने लगा। काफी दूर जाने के बाद उसे बर्फ में बैठी हुई एक आकृति दिखाई दी। उसे लगा कि शायद आखिरकार उसे मदद मिल गई है। वह खुशी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। लेकिन पास जाकर देखा तो वह व्यक्ति पहले ही ठंड से मर चुका था। निराश होकर लड़का उसके तंबू में घुसा और हर जगह खाना खोजने लगा। लेकिन उसे खाने का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अभी अभी जगी उम्मीद फिर पूरी तरह टूट गई। निराशा और कमजोरी के कारण लड़के को तेज खांसी आई और उसके मुंह से खून निकल आया। वह समझ चुका था कि उसका शरीर अब ज्यादा समय तक साथ नहीं देगा। आखिर में उसने उस बूढ़े आदमी द्वारा छोड़ी गई एक क्रॉसबो, धनुष बंदूक उठाई और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा। एक बार फिर लड़का अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसने मुश्किल से कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि आसमान को ढक देने वाला भयंकर बर्फीला तूफान अचानक और तेज हो गया। उसी समय उसके पीछे से कई खूंखार शिकारी कुत्ते निकल आए। आगे मौत थी और पीछे भी मौत थी। घबराहट में लड़का और अल्फा जल्दी से पास मौजूद एक गुफा के अंदर घुस गए। इसी वजह से वे उन शिकारी कुत्तों से बचने में सफल हो गए। लड़के ने राहत की सांस ही ली थी कि अल्फा अचानक गुफा के अंदर गहराई की ओर देखकर गुर्राने लगा। उसके पूरे शरीर में तनाव था, जैसे उसे किसी बड़े खतरे का आभास हो गया हो। अगले ही पल अंधेरे के भीतर से एक विशाल सेबर टूथ टाइगर बिजली की तरह छलांग लगाकर बाहर आया। अल्फा ने बिना एक क्षण गंवाए उसकी ओर छलांग लगा दी और लड़के तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक लिया। दोनों के आकार में बहुत बड़ा अंतर था। सेबर टूथ टाइगर उससे कई गुना बड़ा और ताकतवर था। लेकिन अल्फा के मन में जरा भी डर नहीं था। चाहे उसका शरीर कितनी भी बुरी तरह घायल हो जाए, वह हर कीमत पर लड़के की रक्षा करना चाहता था। भयंकर
भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर के नुकीले पंजे और लंबे दांत बार बार अल्फा के शरीर को चीर रहे थे। उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह लगातार लड़ता रहा और लड़के के सामने एक ढाल की तरह खड़ा रहा। जब अल्फा लगभग हारने की कगार पर पहुंच गया और उसके शरीर में ताकत खत्म होने लगी, तभी लड़के ने सही मौका देखकर अपने क्रॉसबो से तीर छोड़ दिया। तीर सीधे सेबर टूथ टाइगर के शरीर में जा धंसा। कुछ ही क्षण बाद वह बर्फीली ढलान पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए शांत हो गया। खतरा टल चुका था, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बुरी तरह घायल हो चुका था। वह जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था और उसकी सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थी। लड़के के पास न कोई दवा थी और न ही कोई जड़ी बूटी जिससे वह उसका इलाज कर सके। वह केवल उसके घावों को धीरे धीरे साफ कर सकता था और बार बार भगवान से प्रार्थना कर सकता था कि अल्फा किसी तरह जीवित बच जाए। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अल्फा को मरने नहीं देगा। तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। एक इंसान और एक भेड़िया बर्फ के अथाह समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अल्फा के घाव बहुत गंभीर थे। कुछ दूर चलने के बाद उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह बर्फ पर गिर पड़ा। इस बार वह दोबारा खड़ा नहीं हो सका। लड़का उसके पास बैठ गया। उसने प्यार से उसके सिर और फर को सहलाया और उससे विनती करने लगा कि वह सोए नहीं। वह जानता था कि अगर अल्फा अभी सो गया तो शायद कभी नहीं जागेगा। आखिरकार उसने अल्फा को अपनी बाहों में उठा लिया और बर्फीले पहाड़ों के बीच चलना जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी ताकत भी खत्म होने लगी। कुछ समय बाद वह भी थक कर बर्फ में गिर पड़ा। एक इंसान और एक भेड़िया दोनों सफेद बर्फ के बीच निढाल पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो अब वे यहीं हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दब जाएंगे। अर्धचेतन अवस्था में लड़के को एक सपना दिखाई दिया। उसे अपने माता पिता दिखाई दिए। वे मुस्कुरा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि अगली वसंत ऋतु आने पर उनका बेटा सुरक्षित घर लौट आएगा। मानो उनके शब्द उसे पुकार रहे हों। अचानक लड़के की आंखें खुल गईं। उसके भीतर जीने की आखिरी चिंगारी फिर से जल उठी। उसने एक बार फिर अल्फा को उठाया और आगे बढ़ने लगा। अब उसके पास केवल एक ही सहारा था, घर पहुंचने की जिद। वह दांत भींचकर एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा। काफी देर बाद आखिरकार उसे दूर क्षितिज पर कुछ परिचित दिखाई दिया। वह उसके कबीले के तंबू थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके भीतर अचानक नई ताकत आ गई। उसने अपनी बाहों में पड़े लगभग बेहोश अल्फा की ओर देखा और बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा करके कबीले की ओर दौड़ पड़ा। जब वह घायल अल्फा को गोद में उठाए कबीले में पहुंचा तो उसके पिता और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। जिस लड़के को वे महीनों पहले मृत मान चुके थे वह उनके सामने जीवित खड़ा था। कुछ ही क्षण बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह अपने पिता की बाहों में गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने कांपते हुए हाथ से अल्फा की ओर इशारा किया और अपने पिता से उसे बचाने की विनती की। फिर वह अंधेरे में डूब गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सबसे पहला सवाल उसके मन में अल्फा को लेकर था। उसने तुरंत अपने आसपास देखा और फिर राहत की सांस ली। अल्फा जीवित था। उसके पिता ने कबीले के वैद्य को बुलाया था और उन्होंने पूरी कोशिश करके उसकी जान बचा ली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात सामने आई। अल्फा गर्भवती थी। तभी सबको समझ आया कि सेबर टूथ टाइगर से लड़ते समय उसने केवल लड़के की रक्षा नहीं की थी, बल्कि अपने पेट में पल रहे बच्चों की जान को भी जोखिम में डाल दिया था। फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और लड़के को बचाने के लिए मौत से लड़ गई। कबीले के सभी लोग इस अनोखे रिश्ते से गहराई से प्रभावित हो गए। एक इंसान और एक भेड़िए के बीच ऐसा अटूट विश्वास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ समय बाद अल्फा ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। वे बच्चे कबीले में ही बड़े हुए। फिर उनकी अगली पीढ़ियां पैदा हुई और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंश आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे वे जंगली भेड़िए इंसानों के साथ रहने लगे। अब जब भी कबीले के लोग शिकार पर निकलते उनके साथ भेड़ियों से विकसित हुए शिकारी कुत्तों का एक पूरा झुंड चलता। वे साथ मिलकर शिकार करते, साथ लड़ते और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते। जो कभी जंगल में एक दूसरे के दुश्मन थे वे अब सबसे भरोसेमंद साथी बन चुके थे। इंसान और कुत्ते की दोस्ती की यही कहानी आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक चलती रही। एक ऐसी दोस्ती जो विश्वास, त्याग और प्रेम की नींव पर बनी थी। तो दोस्तों, यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों के पास भी कोई सच्चा दोस्त आपकी लाइफ में है तो कमेंट में जरूर बताना, भले ही वह लड़का हो या लड़की। धन्यवाद।